मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई डरावनी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज की हमारी कहानी है शैतानी साया की। घड़ी में रात के ठीक 3 बजने वाले थे। रश्मि अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वह बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी वह सो नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी। रूम का एसी ऑन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माथे से लगातार पसीने की बूंदें गिर रही थी। वह डरी सहमी सी अपने मन में लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी कि तभी उसे अपने कानों के पास किसी की सांस महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई प्यार से उसके चेहरे को सहला रहा हो। वह उस एहसास को नज़रअंदाज करने लगी कि तभी उसके कानों में उसे कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आई। रश्मि, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। चलो जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कैसे चला जाऊँ मैं यहाँ से? तुमने ही तो मुझे बुलाया था और अब तुम ही मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। यह कहकर वो काला साया रश्मि के बालों को सहलाने लगा। डर के मारे अब रश्मि का बुरा हाल हो चुका था। रश्मि, अपनी आंखें खोलो ना। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अपने साथ ले जाऊंगा। उस साई की यह बात सुनकर रश्मि बहुत घबरा गई और उसने अपनी आंखें खोली तो वह साया उसके सामने खड़ा था और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। चलो मेरे साथ, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था, तो फिर अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या कहा, छोड़ दूँ तुम्हें? ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। इतना कहकर उस साये ने रश्मि की तरफ एक चाकू बढ़ाया। उसका चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था। रश्मि का मानो खुद पर से नियंत्रण ही खो गया था। वह खुद को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद, आखिर उसकी वजह क्या थी? बात आज से लगभग कुछ महीने पहले की है। रश्मि अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ बहुत खुश थी। वह दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज के कंपाउंड में रोहन की डेड बॉडी मिली। उसने कॉलेज के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहन के ऐसा करने की वजह क्या है। उसकी मौत के सदमे से रश्मि मानो जैसे पागल हो गई। उसके मन में बस यह कश्मकश चल रही थी कि आखिर रोहन ने खुदकुशी क्यों की। रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता। निशा उसके पास तो ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। कल ही तो वह हमारी शादी की बात से इतना खुश था। मम्मी पापा भी मान गए थे। सब टेंशन खत्म हो गई थी। आज तो हम एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जाने वाले थे। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरा रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रही हो रश्मि। जहाँ तक मैं भी रोहन को जानती हूँ, वह ऐसा कुछ नहीं करने की सोच भी नहीं सकता। वो तो इतना खुश मिजाज इंसान था। मैं इसकी तह तक जाऊंगी और पता लगा कर रहूंगी कि आखिर रोहन ने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रोहन की मौत को अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। एक शाम वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी अपनी और रोहन की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि तभी वहां रोहन का दोस्त सचिन आया। रश्मि, प्लीज संभालो खुद को। अगर रोहन की आत्मा तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगी तो उसे कितना दुख होगा। प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता। जरूर उसकी मौत के पीछे कोई तो राज है। रश्मि ने अपनी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह कॉलेज से अपने घर आ गई।
और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ गुदगुदाई। रश्मि, रश्मि। वो आवाज़ रोहन की थी, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर अचानक रश्मि घबरा गई और इधर उधर देखने लगी तो उसे अपने सिरहाने पर रोहन की आत्मा दिखाई दी, जिसके सर से लगातार खून टपक रहा था। क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों गई तुम? तो मुझसे प्यार करती हो ना? रोहन की आत्मा को अपने सामने देखकर रश्मि का डर से बुरा हाल हो चुका था। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। बार बार रोहन उसे अपने पास बुला रहा था। डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बिस्तर पर खून के निशान थे। उन्हें देखकर वह घबरा गई। अब हर रात उसके साथ ऐसे हादसे होने लगे। वह इन सब से बहुत परेशान होने लगी। उसकी तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी कि तभी एक दिन वह मदद मांगने अपने एक दोस्त केशव के पास गई। केशव, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। अरे एक मिनट शांत हो जाओ। कौन तुम्हें मार डालेगा? क्या कह रही हो तुम? रोहन मुझे मार डालेगा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह सब क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में आओ। मैं होश में ही हूँ। वो हर रात मुझे अपने पास बुलाता है। देखना, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, यह सब जरूर तुम्हारा वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि बहुत डरी सहमी सी थी। केशव बार बार उसे समझा रहा था कि तभी केशव को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहन की आत्मा खड़ी थी। वह पूरी तरह खून से लथपथ था। रोहन की आत्मा को अपने सामने देखकर केशव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। रोहन उसकी ओर देखने लगा और देखते ही देखते रोहन अपने लंबे गंदे नाखूनों से केशव के पेट को चीर डाला और उसके गोश्त को खाने लगा। मौके पर ही केशव की मौत हो गई। यह सब देखकर रश्मि बुरी तरह से डर गई और वहां से भाग निकली और अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर चादर को अपने हाथों में भींचकर लेट गई। उसे बार बार वही याद आ रहा था। शाम का वक्त था। रोहन कॉलेज के टेरेस पर किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर लिया है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होनी है। 1-2 साल बाद तो मैं उसे रास्ते से हटा ही दूंगा। रोहन रश्मि से प्यार नहीं करता था। रश्मि बहुत ही अमीर खानदान से थी, इसलिए वो उसके पैसे और प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उससे शादी करना चाहता था। आज रश्मि को यह बात पता चल गई थी, क्योंकि उसने टेरेस पर आज ये सारी बातें सुन ली थी। उसके साथ केशव भी वहीं पर था। रश्मि ने जैसे ही रोहन के मुंह से ये बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि वह सच में उससे बहुत प्यार करती थी। इस बात पर उसके और रोहन के बीच बहस छिड़ गई। वह गुस्से में रोहन को धक्का देने लगी। रोहन के हाथ से उसका फोन टूटकर नीचे गिर गया। रश्मि गुस्से से लगातार उस पर अपने हाथ चला रही थी कि तभी अचानक रश्मि का बैलेंस बिगड़ा और उसके कदम लड़खड़ा गए। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका धक्का रोहन को लगा। वह खुद को संभाल नहीं पाया और कॉरिडोर से गिरकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह जीते जी भी किसी शैतान से कम नहीं था, लेकिन मरने के बाद अब उसकी रूह और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वह किसी भी तरह उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। केशव और रश्मि का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी एक शैतान के आगे वह दोनों अब हार चुके थे और वह उन्हें भी अब अपने साथ ले गया था। एक शैतान के गुनाहों की सजा आज 2 मासूमों को भुगतनी पड़ी थी। काली विद्या एक ऐसी शक्ति है
जिसे अगर कोई साध ले तो वह जो चाहे सब उसकी मुट्ठी में हो सकता है। शैतान को खुश करके वह हर चीज पा सकता है जिसकी उसे कामना हो। उस किताब में लिखी इन सभी बातों को पढ़कर माया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। लाइब्रेरी में आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की केसेस की किताबें ढूंढते हुए माया को एक ऐसी किताब मिली जो शायद खुद शैतान के हाथों लिखी गई थी। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके लैंप की रोशनी में वह उस किताब में लिखी हर बातें को बड़े ही गौर से पढ़ रही थी। शायद उसे किसी ऐसी चीज की कामना थी जिसे वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी पा ना सकी। वह किताब पढ़ते हुए उसे रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। आहट अपने कान में पड़ते ही उसने तुरंत उस किताब को बंद करके अपने डोर में छुपा दिया और अपने बिस्तर पर जाकर आंखें बंद कर लेट गई। थोड़ी ही देर में कॉरिडोर से आ रही उन कदमों की आहट भी शांत हो गई। तभी माया की दर्द भरी आंखों में आंसू गिरकर उसके सिरहाने पर बहे। किसी को माफ नहीं करूंगी। जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है उसका अंजाम तो इन्हें हर हालत में भोगना ही होगा। इतना कहकर वह अपनी आंखों में आंसू लिए गहरी नींद में सो गई। अगली रात वह फिर से उस शैतान किताब का अध्ययन करने लगी। कुछ रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। आज वह उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच चुकी थी, जिसके अनुसार अब उसे उसके असली कार्य को शुरू करना था। इसलिए अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर वह खिड़की के रास्ते से घर के बाहर निकल गई। उसने काले कपड़े पहने थे और खुद को एक काले कपड़े से लपेटा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वह बड़े ही तेज कदमों से गांव के कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में पहली किताब और एक काले रंग की पोटली थी। रात के ठीक 12 बजे वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसके आसपास हर जगह मुर्दा सड़े गले शरीर थे, जिनकी आत्माओं को आज वो अपनी आंखों से देख पा रही थी। लेकिन उसके मन में आज कोई ख्वाब नहीं था। उसने उस काली पोटली से कुछ सामान निकाला और कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर उस किताब में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी अग्नि से धधक एक यज्ञ कुंड उसके सामने आ गया। अपने चारों ओर उसने एक लाल पदार्थ से एक घेरे को बना लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने ये कहानी सुनी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसका सेकंड पार्ट सुनने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पर।